अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक है ये है मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके के साथ हम मेजर कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स के क्रॉस ये आज हम देखेंगे। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा कि हम करंट को मेजर करने के लिए जो है एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जिसको गैल्वेनोमीटर का नाम दिया। फिर ज़्यादा बड़े करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके के साथ जब हमने वोल्टेज मेजर करना है तो हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है वोल्ट मीटर। एक वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज मेजर करने के लिए हम किसी भी सर्किट के अंदर जिस डिवाइस के क्रॉस हमने वोल्ट मीटर मेजर करना है उसके क्रॉस जो है हम इसको डायरेक्टली जो है पैरेलल अटैच करेंगे उस डिवाइस के क्रॉस, ताकि जितना वोल्टेज उस डिवाइस के अंदर है उतना वोल्टेज ही वोल्ट मीटर मेजर करे। और दूसरी चीज़ हमने ये ख्याल रखनी है कि जो हमारा वोल्ट मीटर है इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो, यानी कि इसके अंदर से करंट की वैल्यू ना जो कम से कम करंट जो है वो फ़्लो कर सके, क्योंकि अगर इसमें से करंट ज़्यादा फ़्लो करेगा तो वोल्टेज की वैल्यू फिर डिस्टर्ब होगी। और इसके साथ जो है हमारे पास एक ये आपको डिवाइस नज़र आ रही है, इसको हम डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। इसके मदद से हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों वैल्यूज़ इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर फंक्शंस होते हैं और जो है करंट मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू देगा। जो हमारे पास मैकेनिकल वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर होते हैं उनके अंदर नीडल्स की मदद से हम जो है रीडिंग लेते हैं, तो बाज़ औक़ात हमें उसको स्टडी करते हुए क्योंकि बहुत जो छोटा सा डिफरेंस भी है रीडिंग में वो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारा सर्किट है उसको जो है ख़राब कर सकता है। तो जो डिजिटल वोल्ट मीटर या डिजिटल मल्टीमीटर है इसकी मदद से हमें एग्जैक्ट डिजिट की फॉर्म के अंदर जो है वैल्यू मिलती है, जो कि यूज़ करने के लिए और मेजर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है। यही इसमें बताया गया है कि डिजिटल मल्टीमीटर कैन बी यूज टू मेजर करंट, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। डिजिटल मल्टीमीटर करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस तीनों चीज़ों को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर जो इसकी सेटिंग आपको दिखाई गई है ये वोल्ट मीटर के अंदर है, यानी कि ये वोल्टेज को मेजर कर रहा है इस डायग्राम के अंदर। वैसे हम इसकी मदद से इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों को मेजर कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट कंपोनेंट लाइट बल्ब, जो हमें यहाँ पर डायग्राम के अंदर कंपोनेंट दिखाया गया है लाइट बल्ब, इसके क्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगाना है। कैन बी मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कंपोनेंट। कि लाइट बल्ब के दो टर्मिनल्स हैं, एक जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है जो कि करंट इधर से आ रहा है, दूसरा जो है नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है जिस तरफ को जो है करंट जा रहा है। तो हमने वोल्ट मीटर को उसी बल्ब के दोनों कंपोनेंट के साथ अटैच करना है जैसे इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर। इस तरीके से बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा। एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर। नेगेटिव टर्मिनल जो है वो बैटरी का वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा। इस तरीके के साथ जो है करंट की जो वैल्यू है वो कम से कम इसके अंदर से फ़्लो करेगी और जो वोल्टेज है वो इजीली मेजर हो जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि हम करंट को मेजर करने के लिए जो गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर का इस्तेमाल करते हैं उसको सर्किट में सीरीज़ में लगाया जाता है, ताकि जितना भी करंट सर्किट के अंदर फ़्लो कर रहा हो वो सारे का सारा करंट जो है उस एमीटर या गैल्वेनोमीटर से भी गुजरे। लेकिन जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो फिर हमने वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट के अंदर उस डिवाइस के क्रॉस यानी उसके पैरेलल लगाना है, ताकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस उस डिवाइस के क्रॉस हो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारे वोल्ट मीटर के अक्रॉस भी आए और उतना ही वो उसको मेजर करे। तो बेटा ये बात जहन में रखनी है कि गैल्वेनोमीटर और एम मीटर हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज़ में लगाए जाते हैं और वोल्ट मीटर जो है आपका ये पैरेलल लगाया जाता है। ये एक बात जो है अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपने जहन में बिठा लेना है कि गैल्वेनोमीटर और एम मीटर सर्किट में सीरीज़ कम्बिनेशन के तौर पर लगाया जाता है, जबकि आपका वोल्ट मीटर जो है ये पैरेलल लगाया जाता है। जिस डिवाइस के आपने उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके क्रॉस इसको पैरेलल लगाएंगे।
An ideal voltmeter should have very large value of resistance so that no current pass through it. जैसे भी मैंने बताया कि हमने जो वोल्ट मीटर इस्तेमाल करना है उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि करंट उसमें से ना गुजर सके। इधर भी उसको आइडियल वोल्ट मीटर का नाम दिया। तो अगर आपको डेफिनेशन आ जाए कि डिफाइन आइडियल वोल्ट मीटर, तो आप उसकी डेफिनेशन में यही लिखेंगे, एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सो दैट नो करंट पास थ्रू इट। के आइडियल वोल्ट मीटर उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो ताकि उसमें से करंट ना गुजर सके। तो आप इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं या आप इसकी ऐसी भी डेफिनेशन कर सकते हैं, एन आइडियल वोल्ट मीटर हैव द हाईएस्ट रेजिस्टेंस या लार्ज रेजिस्टेंस फ्रॉम विच करंट कैन नॉट पास। Voltmeter is always connected in parallel with the device across which the potential difference is to be measured। जैसे डायग्राम के अंदर अभी नज़र भी आ रहा है हमको कि हमने लाइट बल्ब के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करना है, तो हमारा जो वोल्टेज है वोल्ट मीटर है वो इसके अक्रॉस हमने पैरेलल लगाया है, यानी कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से उसका नेगेटिव टर्मिनल ही अटैच है। इसका मतलब है जितना वोल्टेज बैटरी दे प्रोवाइड कर रही है लाइट बल्ब को, वो वोल्टेज जो है हमारा वोल्ट मीटर भी उसको हासिल करेगा और उसकी रीडिंग को शो करवाएगा। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर, इसका एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। इसको भी ध्यान में रखना है कि डिजिटल मल्टीमीटर का काम ही ये है कि ये एक से ज़्यादा रीडिंग ले सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा हमें जो है वैल्यूज़ फाइंड करके दे सकता है, करंट की वैल्यू फाइंड करके दे सकता है, रेजिस्टेंस की और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये चीज़ भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो है मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ की मेजरमेंट भी जो है बिल्कुल वोल्टेज की तरह ही है, ये भी हम सर्किट के अंदर जो है पैरेलल लगाते हैं। तो ईएमएफ मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर ही इस्तेमाल करते हैं। करंट और जो है आपका रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम जो है एमीटर या गैल्वेनोमीटर यूज़ करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को फाइंड करने के लिए हम जो है वो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। ये बात भी एमसीक्यूज़ के लिए आपके ज़हन नशीन रखनी है आपने। In general, EMF refer to the potential difference across the terminal of the battery when it is not driving current in the external circuit। In general, EMF refer to the potential difference। आमतौर पर जो है EMF को पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पर ही लिया जाता है जब बैटरी के क्रॉस जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हो कि उसमें से करंट ना, बैटरी करंट ना आगे किसी को दे रही है, सिर्फ उसके अंदर जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम फिर ईएमएफ का नाम देंगे और उसी तरीके के साथ जो है इसको मेजर किया जाएगा जैसे हम वोल्टेज मेजर कर रहे थे। सो इन ऑर्डर टू मेजर ईएमएफ ऑफ द बैटरी वी कनेक्ट वोल्ट मीटर डायरेक्टली विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो ईएमएफ हमने सर्किट की मेजर करनी है, तो हम वोल्टेज को जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के वोल्ट मीटर है उसको डायरेक्टली हम बैटरी के टर्मिनल्स के साथ अटैच कर देंगे ताकि हमें बैटरी का वोल्टेज फाइंड हो जो कि वो ईएमएफ के इक्वल होगा जो बैटरी सर्किट में प्रोवाइड कर रही होगी। तो यानी कि अगर हमने ईएमएफ फाइंड करनी है तो फिर हम सिंपल बैटरी और उसको जो है वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करके डायरेक्टली उसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लेंगे और ये उसकी ईएमएफ होगी जो एनर्जी वो करंट को या चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए बैटरी प्रोवाइड करेगी। जैसे ईएमएफ की डेफिनेशन भी आपने देखी थी कि वो एनर्जी है जो चार्जेस को या करंट को सर्किट में फ़्लो होने के लिए रिक्वायर्ड होती है या बैटरी मुहैया करती है। तो इसलिए इसको हम जो है डायरेक्टली बैटरी से फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ रहा है ओहम्स लॉ। ओहम लॉ से पहले ये एक एक्टिविटी है, इसको आपने जो है वैसे ही रीड आउट कर लेना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें सिर्फ वोल्टेज, ये जो ग्राफ है ये आपने याद रखना है कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू बनेगी और इसको ओहम्स लॉ का ग्राफ भी कहते हैं। ओहमिक जो कंडक्टर्स हैं उनके लिए ऐसा ग्राफ बनाया जाता है, ये याद रखना है। वैसे ये आपको सीरीज़ के अंदर उसने एक निक्रोनियम वायर जो है एक सिक्योरिटी में दिखाई गई है, इसके अंदर जो है लेंथ इसकी 50 सेंटीमीटर बताई है और पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट का है और बैटरी जो है इसमें से करंट जो गुजार रही है। इस तरीके के साथ हमने इसकी वोल्टेज की वैल्यू चेंज करते हुए हमने जो है ग्राफ ड्रा करना है। जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास करंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी, यानी कि जैसे जैसे करंट वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वोल्टेज कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका करंट जो है वो कम होता जाएगा। इस तरीके से फिर इन दोनों के दरमियान जो है हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे जो कि ये आपको इस फिगर 14.10b में दिखाया गया है।
ये ग्राफ जो है ओहम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली ओहम लॉ भी जो है वो करंट का और वोल्टेज का रिलेशनशिप है। ओहम लॉ के अकॉर्डिंग जो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जिस तरीके के साथ हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे, उसके साथ साथ जो है करंट भी बढ़ता जाएगा और करंट की वैल्यू जो है वोल्टेज की वैल्यू के किसी भी सर्किट के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हाँ, फिज़िकल स्टेट चेंज ना हो, पहले आपने ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि फ़िज़िकल स्टेट और टेम्परेचर ये दो चीज़ें चेंज ना हो। अगर फ़िज़िकल स्टेट जैसे फ़र्ज़ करेंगे, अगर पहले आप किसी चीज़ को जो है करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू सॉलिड फॉर्म के अंदर मेजर कर रहे हैं, फिर आप उसी चीज़ का सोल्यूशन या उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर ले लेते हैं, तब उसके हो सकता है कि वैल्यू जो है वेरी करने लग जाए। या पहले आपने एक टेम्परेचर के ऊपर वो आप अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया या डिक्रीज़ कर गया, फिर वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट आ जाएंगी। तो अब हम इसको देख लेते हैं ओहम्स लॉ को। इसको बेटा आपने सबसे पहले तो इसकी ये स्टेटमेंट ही करनी है लिखने के लिए। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो फिज़िक्स के, उनके अंदर इसका शुमार होता है ओहम्स लॉ का। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। ये नेक्स्ट एफएससी बीएससी तक ये लॉ जो है ऐसा चलता है। तो इसको जो है अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपने याद करना है। इसकी हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद फिर ये जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखेंगे। तो इस जैसे स्टेटमेंट लिखनी है वो सबसे पहले अभी हम स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। करंट का जो है वैल्यू या अमाउंट ऑफ करंट जो है पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, एक कंडक्टर में से गुजरते हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, कि उस कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, करंट की वैल्यू जो उसमें से गुजर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, कि करंट की मकदार जो कंडक्टर में से गुजर रहा है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, उसके एंड के दरमियान जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई आपने किया है उसके हिसाब से करंट उसमें से गुजरेगा। यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। अब एंड से आगे जो है यहाँ पर आपने लेड पेंसिल से ये भी लिख लेना है, लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ। 2 नंबर के लिए बाज़ का वो स्टेट ओहम लॉ की बजाय सिंपल दे देता है, स्टेट द लिमिटेशन या एक्सप्लेन द लिमिटेशन या राइट द लिमिटेशन ऑफ ओहम लॉ। तो बेटा ओहम लॉ की 2 लिमिटेशंस हैं ये, द टेम्परेचर शुड नॉट चेंज, द फिजिकल स्टेट शुड नॉट चेंज। तो जब आपने हमला पूरा लिखना उसमें आपने इसको ऐसा सारे का सारा इसी तरीके से पूरी ये जो बॉक्स वाली स्टेटमेंट है वैसे की वैसे ही आप लिख देंगे। लेकिन अगर वो सिंपल पूछ ले आपसे 2 नंबर के लिए व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ, तो फिर आपने नंबर 1 डालना है द टेम्परेचर शुड नॉट चेंज, सेकेंड आप लिखेंगे द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर शुड नॉट चेंज। तो ये 2 लिमिटेशन हैं। वैसे लॉ जो है आपका वो एंड सा कंप्लीट है, लेकिन जब भी आपने स्टेट ओहम्स लॉ तो उसमें आपने ये पूरी जो बॉक्स वाली डेफिनेशन है या स्टेटमेंट है ये सारी की सारी लिखनी है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट की जो मकदार गुजर रही है वो इसके जो टर्मिनल्स हैं या इसके जो क्रॉस जो हमने वोल्टेज लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस इसको दिया हुआ है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। यहाँ तक कि उसके टेम्परेचर और फिज़िकल स्टेट की जो उसकी फ़िज़िकल स्टेट है यानी सॉलिड है लिक्विड है वो हालत चेंज ना हो, तब तक जो है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। अब फिर से सुन लें एक दफ़ा, जो ये टेम्परेचर और फिज़िकल स्टेट बाज़ औक़ात पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि स्टेट या राइट लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ किधर से आ गया, हमने पढ़ा नहीं है। तो बेटा ये दोनों ही लिमिटेशंस हैं, यहाँ पर आपने लिख लेना है टेम्परेचर को अंडरलाइन करके और फिज़िकल स्टेट को अंडरलाइन करके, लिमिटेशंस ऑफ ओहम लॉ।
पहली लिमिटेशन आप लिखेंगे टेम्परेचर शुड नॉट चेंज, दूसरा लिखेंगे द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर शुड नॉट चेंज या डज नॉट चेंज। ये दोनों लिमिटेशंस हैं, लेकिन जब आपने लॉ लिखना है उसमें ये पूरी ऐसा आपने लिखना है। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं, इफ़ वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर। अगर इफ़ से जो है आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, पहले आपने ये डेफिनेशन ऊपर स्टेटमेंट ऊपर लिख देनी है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आप इफ़ से स्टार्ट करेंगे। इफ़ v इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर। अगर v जो है पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी कंडक्टर के दो किनारों के दरमियान या दो साइड्स के दरमियान, द करंट I विल फ्लो थ्रू इट, तो उसमें से I करंट जो है पास करेगा। जैसे कि ये डायग्राम में भी देखा कि ये कंडक्टर है हमारे पास R को उसका नाम दिया, उसके इर्द गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो उसमें से जो करंट I फ्लो कर रहा होगा। द वैल्यू ऑफ द करंट चेंजेस विद द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। जो वैल्यू ऑफ करंट है वो चेंज होती है जैसे जैसे उसमें से हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं, वैसे वैसे जो है फिर वो करंट की वैल्यू वेरी करेगी, चेंज होगी। एंड इज़ एक्सप्लेन बाय ओहम्स लॉ। ओहम लॉ इसको एक्सप्लेन करता है। नीचे फिर आपने इक्वेशन लिखनी है, आई प्रोपोर्शनल टू वी या फिर वी प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन मिस है तो वो आपने बुक के ऊपर होगा, वहाँ से देख लें। आई प्रोपोर्शनल टू वी या वी प्रोपोर्शनल टू आई, ये ओहम लॉ की फॉर्म है। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हम ख़त्म करते हैं तो आपको पता है कांस्टेंट यूज़ करते हैं, जिसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा जाता है। बाज़ जगह पर हम इसको के से डिनोट करते हैं, बाज़ जगह पर सी से, यहाँ पर हम इसको आर से डिनोट करेंगे। वेयर आर इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वी इक्वल टू आई आर। ये आपकी ओहम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, वी इक्वल टू आई आर। वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, आई आपका करंट के लिए, आर जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। आर क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको जो है हम रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एस आई यूनिट इज़ ओहम। आर का एस आई यूनिट जो है वो ओम है, यानी कि रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो उसमें यूनिट ओहम है, इसको ओहम कहते हैं। डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा। इस सिंबल को बेटा ओमेगा पढ़ा जाता है। ये सिंबल जो आपको उल्टा ओ सा नज़र आ रहा है या क्यू सा नज़र आ रहा है, इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं, और ये ओहम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओहम क्या है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इफ़ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन करंट आई एंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी, अ स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन। जैसे अभी लास्ट पेज के ऊपर हमने ये ग्राफ देखा था, वोल्टेज और वी और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास वी के फॉर्म के अंदर, करंट जो है वो, करंट के साथ जो ए लिखा है ये एम्पेयर है। जब भी आपने दो वैल्यूज़ के दरमियान ग्राफ बनाना है तो उनके यूनिट आपने ऐसे ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिख के आगे उसका यूनिट लिख देना, ताकि देखने वाले को पता चले कि जो करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ है, मैस और वेट के दरमियान है, फोर्स और लेंथ के दरमियान है, उसका यूनिट क्या है। हमने मिली एम्पेयर्स यूज़ तो नहीं किए, माइक्रो एम्पेयर यूज़ तो नहीं किए, तो फिर साथ में यूनिट भी लिखते हैं जब भी ग्राफ बनाएं। वैल्यूज़ लिखने के साथ जब नाम लिखते हैं तो वहाँ पर उसका जो है साथ यूनिट भी मेंशन किया जाता है। यहाँ पर वोल्टेज के साथ आपको वी नज़र आ रहा है जो वोल्ट का रिप्रेजेंट कर रहा है। वोल्टेज का यूनिट हमारे पास वोल्ट होता है, उसको वी से डिनोट करते हैं। दूसरा जो है करंट है, उसके साथ आपको ए नज़र आ रहा है, वो एम्पेयर के लिए है। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होता है, जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपके करंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हमारे पास आ रही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस और ओहम दोनों की डेफिनेशन हम देखते हैं। अभी दोनों की डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन तकरीबन हर साल पेपर में आई है। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर डेफिनेशन पूछ लेते हैं, बाद का एमसीक्यूज भी इन दोनों जो है ओहम और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग या इनसे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज भी आ जाता है। तो रेजिस्टेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच ऑफर्स ऑपोजिशन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्ट करने का मतलब ही मुखालफत होता है, किसी चीज़ को किसी काम के होने के अंदर रुकावट डालना, उसकी मुखालफत करना रेजिस्ट कहलाता है, वहाँ से रेजिस्टेंस बना है। तो रेजिस्टेंस किसी सब्सटेंस की वो खसूसियत है जिसकी वजह से वो करंट को अपने में से गुजरने नहीं देती या गुजरने की मुखालफत करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच ऑफर्स अपोजिशन, सब्सटेंस की वो खसूसियत जो मुखालफत करे टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो की, अपने अंदर से करंट को ना गुजरने दे या उसको रोकने की कोशिश करे, वो प्रॉपर्टी जो है किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टेंस कहलाती है।
अब ये रेजिस्टेंस आती कहाँ से है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जब करंट किसी सर्किट में से फ्लो करता है तो उस सर्किट के अंदर या उस कंडक्टर के अंदर जो आपके एटम्स मौजूद हैं वो करंट के साथ या उन चार्जेस के साथ जो करंट को आगे लेकर जा रहे हैं टकराते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, मुखालफत करते हैं, तो ये रेजिस्टेंस वहाँ से आती है। दिस अपोजिशन कम्स फ्रॉम द कोलिजन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स ऑफ द सब्सटेंस। जो इलेक्ट्रॉन जो आपके चार्जेस को लेकर करंट को लेकर फ्लो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रास्ते में मौजूद एटम से टकराते हैं, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस होती है। अब रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है हमारे पास ओहम है। ओहम जो है वो फिर इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो 1 ओहम इक्वल आएगा 1 वोल्ट इंटू एम्पेयर। आई और वी दोनों आपके ओवर आ जाएगा। When a potential difference of 1 volt is applied across the end of a conductor and 1 ampere of current pass through it, then its resistance will be 1 ohm। यानी कि कंडक्टर के अंदर उसका दो टर्मिनल्स या दो साइड्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उसमें से 1 एम्पेयर करंट पास कर रहा है तो उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओहम होगी। फिर से देख लें कि कंडक्टर उसके अगर दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उसमें से 1 एम्पेयर करंट पास करता है तो उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओहम होगी। तो ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। तो बेटा कोशिश करनी है कि आप जो है ये आज वाला जो ओहम्स लॉ वाला टॉपिक है और इससे पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला है इनको अच्छे तरीके से करें। ख़ासकर ये ओहम्स लॉ वाला जो टॉपिक है ये इसमें एक दो शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं और बाज़ औक़ात ये ओहम्स लॉ वाला टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जाता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।